मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन बहुलक पढ़ रहे थे और बहुलक में अपन ने डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अपन ने बहुलकों को 6 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुलीकरण की विधियां। क्या पढ़ेंगे? बहुलीकरण की विधियां। बहुलीकरण की विधियां। ठीक है, तो बहुलीकरण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक अपन ने पढ़ी थी योगात्मक अभिक्रिया या बहुलीकरण अभिक्रिया। एक तो पढ़ी थी योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। और दूसरी पढ़ी संगणन बहुलीकरण। ठीक है, ये 2 पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखें आप पहली योगात्मक बहुलीकरण होता क्या है। तो कल अपन ने डेफिनेशन देखी इसकी योगात्मक बहुलीकरण की कि जब कोई असंतृप्त एकलक अणु, कैसे असंतृप्त एकलक अणु, असंतृप्त मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, असंतृप्त एकलक अणु। ठीक है, एकलक अणु कैसा असंतृप्त। अब इसमें क्या ले सकते हैं अपन? एल्कीन ले सकते हैं या एल का डाइन हो सकता है और इनके व्युत्पन्न हो सकते हैं। तो जब कोई असंतृप्त अणु एकलक अणु जैसे एल्कीन, एल का डाइन एवं इनके व्युत्पन्न योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है? योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया। और इस बहुलीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त जो एकलक अणु है वो एक ही प्रकार के हो सकते हैं। ये जो एकलक अणु है, असंतृप्त एकलक अणु, या तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं या ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के हो सकते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर? अब योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला एकलक अणु है वो कैसा है? असंतृप्त है। ये एकलक अणु कैसा है? असंतृप्त। और असंतृप्त होने के साथ साथ ये कैसा होता है? अक्रिय भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाला एकलक अणु कैसा? असंतृप्त और अक्रिय। ठीक है, अब इस योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इस असंतृप्त एकलक अणु का सक्रिय होना आवश्यक होता है। इस अक्रिय असंतृप्त अणु को क्या करेंगे अपन? सक्रिय करेंगे। सक्रिय कैसे करेंगे? तो सक्रिय करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पदार्थ की। ठीक है, किसी प्रारंभिक पदार्थ की अपने को आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुलीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ होने के लिए इन असंतृप्त एकलक अणुओं का सक्रिय होना आवश्यक होता है। इन असंतृप्त एकलक अणु को सक्रिय करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की अपने को आवश्यकता होती है। कोई सक्रिय एकलक अणु इनके साथ जुड़ जाए। सक्रिय प्रारंभिक जो पदार्थ है वो आयनिक स्पीशीज हो सकती है या मुक्त मूलक हो सकता है। आयनिक हो सकता है या मुक्त मूलक हो सकता है, या तो कोई आयनिक स्पीशीज हो या मुक्त मूलक हो। ठीक है, अब इसी बेस पर योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया को 2 प्रकार से अपन समझ सकते हैं, एक मुक्त मूलक योगात्मक और एक आयनिक योगात्मक। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आ गया? वापस सुने। योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया में
प्रयुक्त एकलक अणु कैसा असंतृप्त है, असंतृप्त के साथ साथ ये अक्रिय भी होता है। बहुलीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एकलक असंतृप्त अणु का सक्रिय होना आवश्यक होता है। ठीक है, जब तक ये सक्रिय नहीं होगा विक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो इसको सक्रिय करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये प्रारंभिक पदार्थ इस अक्रिय अणु के साथ जब जुड़ता है तो ये असंतृप्त अणु सक्रिय अणु में चेंज हो जाता है। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई आयनिक या मुक्त मूलक स्पीशीज हो सकती है। इसी के आधार पर योगात्मक बहुलीकरण को कितने भागों में, 2 भागों में अपन पढ़ेंगे, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मुक्त मूलक योगात्मक और दूसरा पढ़ेंगे आयनिक योगात्मक। ठीक है, दोनों ही जो प्रक्रिया है मुक्त मूलक और आयनिक, मुक्त मूलक योगात्मक और आयनिक, ठीक है, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, ये दोनों ही 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में, 3 पदों में संपन्न होती है। अब यहां देखें आप, पहली अपन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने चरणों में होगी, इसके कितने चरण है, 3 चरण है। कितने चरण है, 3 चरण है। अब 3 चरणों में पहला चरण श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा श्रृंखला समापन पद। ये 3 चरण है इनके। श्रृंखला प्रारंभिक पद, इसमें श्रृंखला प्रारंभ होगी, बहुलीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। श्रृंखला संचरण पद में अभिक्रिया, बहुलीकरण की जो अभिक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और श्रृंखला समापन पद में बहुलीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। क्लियर। अब अपन देखें, पहले एक एक करके अपन इन चरणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया में ये जो 3 चरण है उसमें अपन पहले की बात करें तो पहला चरण कौन सा है, श्रृंखला प्रारंभक पद, ये है। क्लियर। अब देखें आप, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला जो पद होगा, ठीक है, तो इस पद में जब बहुलीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो प्रारंभिक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। जो अपन ने अभी बात की थी कि बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एकलक असंतृप्त अणु है वो अक्रिय होते हैं और उनको सक्रिय करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इस पद में प्रारंभिक पदार्थ का उपयोग करते हैं और प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई या तो पेरोक्साइड हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, या तो कोई पेरोक्साइड हो सकता है या कोई पेरोक्सी अम्ल हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, पेरोक्सी अम्ल, या तो कोई पेरोक्साइड लें किसके रूप में, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, या कोई पेरोक्सी अम्ल हो सकता है। क्लियर। और ये प्रारंभिक पदार्थ सूर्य के प्रकाश या ताप एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर के, अब जैसे अपन पेरोक्साइड लेते हैं, एक पेरोक्साइड अपन लेते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, अब ये किसका काम करेगा, यहाँ प्रारंभिक पदार्थ का। ये किसका कार्य कर रहा है, प्रारंभिक पदार्थ, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इस चरण में क्या होगा, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये ताप या सूर्य के प्रकाश या तो टेम्परेचर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
ये बॉन्ड कौन सा है, परऑक्साइड बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ROOR। तो ये बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड हुआ। तो यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ताप या प्रकाश की उपस्थिति में या मुक्त मूलक का निर्माण होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। कितने, देखो यहाँ से इसका समांश विखंडन होगा और समांश विखंडन से किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। तो क्या लिख देंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O इस प्रकार। क्लियर, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर आ गए। अब क्या होगा, अब यहाँ कितने अणु बन जाएंगे, ऐसे 2 बन जाएंगे, एक भाग ये बनेगा और एक भाग ये, 2 भाग बन जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे इसका क्या होगा, ये आगे क्या टूट जाएगा, किसमें, फेनिल मुक्त मूलक में। आगे किसमें टूट जाएगा, ये फेनिल मुक्त मूलक में ये टूट जाएगा। ये किसमें टूट जाएगा, फेनिल मुक्त मूलक में। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ जाएंगे, ये भी यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इस बंध में, तो एक इलेक्ट्रॉन इस फेनिल समूह पर आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड के साथ आ जाएगा और एक जो मुक्त मूलक ऑक्सीजन परमाणु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो CO2 के 2 अणु निकल जाएंगे यहाँ से। CO2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार से CO2 की होती है। तो यहाँ पर जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो एक पाई बंध का निर्माण और हो जाएगा, तो ये CO2 के यहाँ से 2 अणु निकल जाएंगे, ठीक है। CO2 के ये वाला पद बाहर हो जाएगा, ये CO2 वाला, क्लियर। तो क्या बनेगा यहाँ पर 2C6H5, ये फेनिल मुक्त मूलक बन गया, क्या बन गया, फेनिल मुक्त मूलक, प्लस 2 क्या बन जाएंगे, CO2, ठीक है। 2 CO2 का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो फेनिल मुक्त मूलक बना है ये एल्कीन के अणु से के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, ये समझ में आ गई बात। और बेंजोइल पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड प्रारंभिक पदार्थ का काम कर रहा है जो सूर्य के प्रकाश या ताप की उपस्थिति में, इसका क्या होगा, यहाँ समांश विखंडन होगा। कौन सा विखंडन, समांश विखंडन। समांश विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण होगा, ये मुक्त मूलक शीघ्र ही किसे बदल जाएगा, फेनिल मुक्त मूलक में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो फेनिल मुक्त मूलक बना है प्रारंभिक पदार्थ को, ये फेनिल मुक्त मूलक एल्कीन के या एल्काडाइइन के अणु के साथ क्रिया करके और बड़े मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। देखें आप C6H5 ये क्या है, फेनिल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक, क्लियर, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन, ठीक है, एथीन। अब क्या होगा, यहाँ भी सेम समांश विखंडन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पास आएगा और ये क्या बनेगा, इससे जुड़ जाएगा C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बड़ा मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। यहाँ ये प्रथम चरण संपन्न हो जाता है। दूसरा जो चरण है इसमें, दूसरा चरण है श्रृंखला संचरण पद, ठीक है, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा कि एथीन का जो अणु है C6H5CH2CH2 ये मुक्त मूलक है, ये एथीन के
दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए C6H5 CH2 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 और CH2 ये मुक्त मूलक बन जाएगा। अब ये मुक्त मूलक आगे क्या होगा, C6 एक और एथीन के साथ क्रिया करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे C6H5 CH2 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 और CH2 ये मुक्त मूलक और यहाँ अपन लगा दें हॉल N। ठीक है, ये श्रृंखला संचरण मतलब इसका मतलब बहुत सारी श्रृंखलाएं इसमें जुड़ गई। अब तीसरा पद अपन पढ़ेंगे इसमें, वो है श्रृंखला समापन पद। और श्रृंखला समापन पद कई प्रकार से, मतलब ये कहते हैं कि 4 प्रकार से होता है। तीसरा पद कौन सा है, श्रृंखला समापन पद। ठीक है, और श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, 4 प्रकार से होगा। तो इसमें पहला युग्मन द्वारा, किसके द्वारा, युग्मन द्वारा। अब इसमें क्या होगा कि 2 मुक्त मूलक की श्रृंखलाएं परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और युग्मित हो जाए। देखिए कैसे, C6H5 CH2 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 N, ये मुक्त मूलक, इसको N बंद दे दें, प्लस CH2 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 और C6H5, ठीक है, N2। अब ये आपस में क्या होंगे, युग्मित होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेंगे। ठीक है, और साझा करके क्या बनाएंगे, C6H5 CH2 CH2 का हॉल N1 CH2 CH2, अब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा दोनों CH2 के मध्य, CH2 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 और CH2 C6H5, यहाँ N2। तो ये श्रृंखला रुक जाएगी, बहुलीकरण प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें पहला युग्मन, दूसरा असमानुपातन की बात करें, मतलब वहां पर हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। किसी बात करें, असमानुपातन। दूसरा क्या है, असमानुपातन, समानुपातन। ठीक है, अब असमानुपातन में होता क्या है, देखिए C6H5 CH2 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 और CH2 ये आपका मुक्त मूलक है। ठीक है, और इसका दूसरा भाग प्लस CH2 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 और C6H5। यहाँ आप क्या करते हैं, N2। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख दें CH और H। यहाँ क्या हो जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाएगा, और हाइड्रोजन का स्थानांतरण होने से क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, किसके मध्य, CH और CH2 के मध्य में। तो क्या बनेगा, देखिए C6H5 CH2 CH2, इसको N बंद दे दें, और CH2 यहाँ CH डबल बॉन्ड, ये CH2 ही रहेगा। ठीक है, CH2 CH2 और ये CH2 का यहाँ हॉल N2 कर दें, और ये C6H5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा इनके बीच में, हाइड्रोजन स्थानांतरित हो जाएगी और डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, H मुक्त मूलक के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा कर लेंगे और श्रृंखला रुक जाएगी, बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है, तीसरा इसमें अपन पढ़ते हैं
देखिए तीसरा क्या है यहाँ पर, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा। तीसरे में क्या होगा, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा। तो तीसरा लिखे अपन श्रृंखला स्थानांतरण। तो श्रृंखला स्थानांतरण करने के लिए अपने को एक श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपन पहले मुक्त मूलक लेते हैं, C6H5 CH2 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 और CH2, ये मुक्त मूलक अपन ने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर अपन ले लें RH। RH क्या है यहाँ, श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक। ठीक है, इसकी उपस्थिति में श्रृंखला का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर भी समांश विखंडन होगा। ठीक है, R मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन R पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन H पर चला जाएगा, और ये H इस CH2 मुक्त मूलक के साथ क्रिया करके और CH3 में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, देखो C6H5 CH2 का होल N CH2, और यहाँ ये H जो मुक्त मूलक है, देखिए RH, इससे क्या होगा, समांश विखंडन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बनेगा R मुक्त मूलक प्लस H मुक्त मूलक। ठीक है, और ये H मुक्त मूलक इस CH2 मुक्त मूलक के साथ क्रिया किसमें चेंज हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके CH3 में, तो यहाँ पर अभिक्रिया रुक जाएगी, प्लस ये R मुक्त मूलक शेष रह जाएगा। ठीक है, एल्किल मुक्त मूलक। क्लियर। श्रृंखला का समापन में चौथा पॉइंट निरोधक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, निरोधक के द्वारा। ठीक है, बढ़ती हुई जो बहुलक श्रृंखला है उसका समापन किससे करेंगे, निरोधक से करेंगे। अब निरोधक क्या होते हैं, निरोधक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। निरोधक की अगर अपन परिभाषा लिखना चाहें थी तो वे रासायनिक पदार्थ जो बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, निरोधक। वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, या ये कहते हैं कि बहुलक श्रृंखला कौन सी बढ़ती हुई है, ये क्या है, मुक्त मूलक है, तो मुक्त मूलक के साथ जुड़ते हैं। बहुलक श्रृंखला या मुक्त मूलक के साथ जुड़ते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो बहुलक श्रृंखला, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला या मुक्त मूलक, सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। निरोधक के रूप में आप नाइट्रोबेंजीन का उपयोग कर सकते हैं। ये तो है बढ़ती बहुलक श्रृंखला जो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर आप हाइड्रोक्विनोन, डाइनाइट्रोबेंजीन लिख देते, डाइनाइट्रो बेंजीन का भी उपयोग कर सकते हैं या निरोधक के रूप में, और हाइड्रोक्विनोन का उपयोग भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन का उपयोग भी निरोधक के रूप में किया जा सकता है। तो ये तीनों क्या है, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन और हाइड्रोक्विनोन क्या है, ये निरोधक है। निरोधक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़ते हैं या बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगे और बहुलक श्रृंखला का समापन हो जाएगा। क्लियर। दूसरी पढ़ते हैं अपन, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, देखो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा सभी प्रकार की बहुलीकरण प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। सभी प्रकार के मतलब जितने भी असंतृप्त अणुओं के द्वारा बहुलीकरण होना है वो सारी संपन्न हो सकती हैं, किसके द्वारा, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आयनिक
योगात्मक बहुलीकरण द्वारा भी संपन्न होती है। इनमें आप देख सकते हो कि बाइनल जो व्युत्पन्न है, बाइनल व्युत्पन्न अभिक्रियाएं वो सारी की सारी आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, अब आयनिक योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार से होता है, धन आयनिक और ऋण आयनिक। ठीक है, ये भी कितने प्रकार से, धन आयनिक और ऋण आयनिक। तो पहले अपन पढ़ेंगे इसमें धन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, आयनिक में पहले पढ़ेंगे धन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। क्लियर। तो इनमें क्या होता है कि ये अभिक्रियाएं, कौन सी, धन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रियाएं, ये किसी प्रोटॉन या लुईस अम्ल, किसी प्रोटॉन या लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। किसके द्वारा, या तो किसी प्रोटॉन के द्वारा या लुईस अम्ल के द्वारा ये उत्प्रेरित होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन या लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। ये अभिक्रियाएं भी 3 चरणों में संपन्न होती हैं। कितने, 3 चरण, जो अपन ने मुक्त मूलक में पढ़े सेम 3 चरण होंगे। अब देखिए, तो पहला चरण अपन पढ़ते हैं श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। ठीक है, पहला कौन सा, श्रृंखला प्रारंभक पद। ठीक है, प्रथम पद में क्या होगा, इस पद में कोई जो लुईस अम्ल है या प्रोटॉन है वो किसी उत्प्रेरक से है, उत्प्रेरक के साथ मिलकर के प्रोटॉन का निष्कासन करे। कोई लुईस अम्ल है वो सह उत्प्रेरक के साथ मिलकर के और प्रोटॉन का निष्कासन करता है। देखिए कैसे, मान के चले कि ये AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल। ठीक है, प्लस अब यहाँ इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, जल के साथ करा दी, ये प्लस ये माइनस। तो AlCl3 क्या बनेगा इससे, AlCl3OH माइनस। ठीक है, और प्लस H प्लस, ये क्या है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन कोई लुईस अम्ल किसी सह उत्प्रेरक, ये सह उत्प्रेरक का काम करेगा, सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके और क्या मुक्त करेगा, प्रोटॉन मुक्त करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन बना है, ये प्रोटॉन किसी बाइनल व्युत्पन्न के साथ रिएक्ट करता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ X ले लिया। X क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। X बराबर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, X क्या, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब इसके साथ ये प्रोटॉन जुड़ेगा H प्लस प्लस, ये प्रोटॉन यहाँ जोड़ दिया। क्लियर। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आएंगे, CH2 समूह पर आ जाएंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा, जब इस पर ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएंगे तो इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, CH2 ऋण आवेश, और ये CH पर क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश, और ये X जुड़ा है। अब जो इस पर ऋण आवेश है तो ये प्रोटॉन आसानी से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इसका ऋण आवेश खत्म हो जाएगा और ये H। ठीक है, और ये अभिक्रिया आगे प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होगा, श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये एंड में तीसरे चरण में फिर काम में आएगा अपने। ठीक है, कि दूसरे चरण में क्या होगा कि जो श्रृंखला संचरण पद है उसमें श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, इस श्रृंखला संचरण पद में ये पद, इसको आप CH3 लिख दें, CH प्लस और यहाँ X। ठीक है, वापिस कोई बाइनल व्युत्पन्न CH2 डबल बॉन्ड CH और X आगे क्रिया करेगा, और क्रिया करके देखिए यहाँ से हम, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉनों को ये
प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे CH2 समूह पर, और जब इस पर ऋणावेश आ जाएगा तो इसके साथ ये आसानी से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा CH3 CH CH2 CH प्लस, और यहाँ X और इस पर भी X इलेक्ट्रॉन दाता समूह। वापिस इसका रिएक्ट कराए अपन किससे, CH2 बाइनल समूह से प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X, तो इससे N अणु ले लें। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए CH3 CH ये X CH2 यहाँ ये CH2 ये वापिस आएगा सेम इस अभिक्रिया की भांति, तो CH2 CH फिर CH2 CH और ये X। ठीक है, अब यहाँ इसको अपन इस पर X क्या कर रहे हैं, यहाँ N लगा दें, क्योंकि यहाँ N लिया है इसलिए यहाँ N का उपयोग कर लेंगे, और इस पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब तृतीय चरण में क्या होगा, तृतीय चरण में इसके साथ या तो कोई नाभिक नहीं जुड़े, या तो कोई क्या जुड़े, नाभिक नहीं जुड़े, या जो प्रथम पद में बना हुआ पदार्थ है वो जुड़े। देखिए आप प्रथम पद में अभी आपको बताया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो अपन देखें CH3 CH X CH2 CH2 CH X and CH2 CH प्लस और ये X। ठीक है, तीसरा चरण क्या है, श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, ये तीसरा चरण है। तो इसमें क्या जुड़ जाए, प्रथम पद में बना AlCl3 OH माइनस। ठीक है, ये जुड़ेगा, तो यहां से क्या हो जाए, क्या होगा कि वापिस AlCl3 बाहर हो जाएगा, और AlCl3 बाहर हो जाने के कारण ये वापिस अगली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए, लुईस जो अम्ल है वो अगली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पुनः रेडी रहेगा। देखिए CH3 CH CH2 CH2 CH X का होल N CH2 CH2 X। ठीक है, प्लस AlCl3, ठीक है AlCl3 प्लस H2O, जल का अणु वापिस निष्कासित हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये अभिक्रिया रुक गई। दूसरा पढ़ते हैं ऋणायनी बहुलीकरण। ऋणायनी बहुलीकरण, ठीक है, तो ऋणायनी जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है वो प्रबल क्षारों की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैसे एल्किल सोडियम है या सोडामाइड है, लिथियम और सोडियम है, धातु है, ग्रिग्नार अभिकर्मक हैं, इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। और यहाँ पर जो क्षार है वो नाभिक स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, इसकी भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। और देखिए आप ये भी 3 चरणों में होगी। पहला चरण श्रृंखला प्रारंभक पद, तो इसमें क्या होगा, ये क्षार है नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, नाभिक स्नेही। ठीक है, और CH2 डबल बॉन्ड CH बाइनल व्युत्पन्न ले लें बाई, यहाँ बाई क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अपनी ओर आकर्षित करेगा ये। ठीक है, X धनानी बहुलीकरण में X इलेक्ट्रॉन दाता समूह था, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। क्लियर,
तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, फिर ऋणावेशित हो जाएगा और इस धनावेशित कार्बन परमाणु से बी जुड़ जाएगा। देखिए BCH2CH ऋण आवेशित और ये Y, ठीक है। यहाँ अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। दूसरा श्रृंखला संचरण पद की अपन बात करें, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा कि ये जो प्रथम पद में बना मुक्त मूलक ऋणावेशित है, ऋणावेशित आयन है BCH2CHY, ये वापस किसी दूसरे बाइनल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा और इससे क्या बन जाएगा, BCH2CH, इसके साथ Y जुड़ा है, CH2CH ये ऋण आवेशित और इसके साथ Y जुड़ा है। आगे इसके साथ फिर एक बाइनल व्युत्पन्न जोड़ दें NCH2 डबल बॉन्ड CH और ये Y, तो क्या बनेगा यहाँ BCH2CHY, CH2CHY, CH2CH ये ऋण आवेशित रहेगा और ये Y, और यहाँ पर अपन N लगा दें। अब जो तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, ये कौन सा पद होगा, इसका तीसरा पद होगा। तो श्रृंखला समापन पद डायरेक्ट नहीं होता है, सीधे नहीं होता। श्रृंखला समापन पद करने के लिए यहाँ पर जो ऋणायनी बहुलीकरण है उसमें श्रृंखला समापन करने के लिए किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेही की आवश्यकता होती है, किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेही की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा BCH2CHY, CH2CHY, ठीक है, इसका हॉल N कर दें, CH2CHY, और यहाँ ये प्रोटॉन या ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ से ये H इसके साथ ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा प्रोटॉन, यहाँ CH2 बन जाएगा और अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्लियर। तो ये ऋणायनी बहुलीकरण था।